नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह के एक ऐसे मसले पर जो लगभग एक हफ्ते से पूरे देश में सुर्खियां बनाए हुए है। उसकी वजह यह कि मामला स्कूल का है और उसमें भी फिर हिंदू मुसलमान का है। अगर हिंदू मुसलमान का मसला हो फिर सियासी दल ना आए तो ये बहुत ही मुश्किल बात है। कल तक असदुद्दीन ओवैसी जो खामोशी धारण किए हुए थे, दमोह के दंगल पर बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि दमोह के स्कूल के संचालकों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। लेकिन इस पर एक लंबी जांच पड़ताल के बाद जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो बहुत गंभीर हैं। और ऐसे में ओवैसी जैसे जिम्मेदार आदमी का ये बोलना कहीं ना कहीं पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। हमने इस घटना की शुरुआत में चर्चा की थी और कहा था कि दमोह के संकेत, और तब हमने इसको बहुत ही हल्के ढंग से लिया था कि ठीक है, स्कार्फ को हिजाब के अंदाज में बांधने की वजह से कुछ हिंदू संगठन इस पर ऐतराज़ जता रहे हैं। लेकिन जब इसकी परतें खुली तो मालूम हुआ कि न केवल हिजाब वहाँ पहनाया जा रहा था बच्चियों को, बल्कि जो टीचर हैं वो भी धर्मांतरित टीचर हैं। पहले वो हिंदू थी, बाद में वो मुसलमान हो गई। और इसके साथ साथ जुमे के दिन वहाँ बच्चियों से नमाज पढ़वाई जाती थी। इसके अलावा जो हाथ में कलावा होता था, माथे पे बिंदी होती थी, उसको भी हटवा दिया जाता था। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये सामान्य बात नहीं है। सीधी सी बात है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करके उनको धर्मांतरित करने की एक बुनियादी कोशिश थी, शुरुआती कोशिश थी, जो लंबे समय से चल रही थी। इसके पकड़ में आने से जो सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलने वाले संगठन हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष, उनकी खामोशी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इसमें हम कांग्रेस की बात भी करेंगे, इसमें बहुजन समाजवादी की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की बात भी करेंगे और आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, जो मध्य प्रदेश में राजनीति करते हैं। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि दमोह के दंगल में ओवैसी की ताल। अब मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी को तो भाजपा की बी पार्टी भी कहा जाता है, बी टीम कहा जाता है। लेकिन ये बी टीम आज जब मध्य प्रदेश में ऐतराज़ कर रही है स्कूल को लेकर, तो उसने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। चर्चा की शुरुआत के पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हैं स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्काइप पर जुड़ेंगे देवदत्त दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर दो हमारे साथी जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले सुन लेते हैं इस मुद्दे पर ओवैसी ने क्या कहा और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने क्या कहा। पहले सुनते और फिर चर्चा शुरू करेंगे। देश में दामोह एक जिला है, वहां पर एक गंगा जमुना स्कूल है। इस स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे पास इतने बच्चियां पास हो गए आला दर्जात में। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। फिर कलेक्टर को बोले, दामोह के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं, किसी को हिजाब निकाब या दुपट्टा का प्रेशर ही नहीं है। कलेक्टर ने ट्वीट किया कि सब बकवास है, झूठ है। एसपी ने कहा कि झूठ है, वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने। मगर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बोले नहीं, कुछ तो है। मगर नफरत है मुसलमानों से, नफरत है, हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा। इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं, साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की है। न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। जातिगत राजनीति करते हैं। दमोह के अंदर हमने पासपोर्ट की जांच के लिए बोल दिया है। दमोह के अंदर वो कब विदेश गए, कब आए, ये बोला है। और क्या क्या इस संबंध में कार्रवाई हो सकती है, सारी कार्रवाई के निर्देश एसपी कलेक्टर को दिए जा चुके हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से सारे मामले में ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाया
और सरकार की तरफ से अपनी सफाई दी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। लेकिन इस पर सवाल ये कि क्या ये सच में ऐसा है कि मुस्लिम होने की वजह से स्कूल को टारगेट किया जा रहा है, या वाकई में स्कूल कुछ गड़बड़ कर रहा था? इसी पर विस्तार से बात स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ योगीराज योगेश और हमारे साथी स्काइप पर देवदत्त दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर दो साथी रमेश सिंह और रघुवर दयाल गोहिया जी, हमारे पत्रकार साथी। चर्चा की शुरुआत, रमेश जी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, सुन रहा हूँ बिल्कुल। दरअसल ये जो सारा मामला है, हमने पहले भी जब बातचीत की थी आपको इस चर्चा में जोड़ा था कि ये जो गंगा जमुना स्कूल है, ये नाम बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत में इतना अंदेशा नहीं था जो चीज़ें रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं, और अब इसमें ओबीसी के कूदने की वजह से मामला और थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है। चुनावी साल है, इसलिए हर पार्टी कदम बड़ा सफाई से रख रही है, लेकिन कांग्रेस का और बाकी दीगर पार्टियों का इस पर नहीं बोलना, आप किस ढंग से देखते हैं? ये AIMIM की चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, एक तो इस पार्टी का जो मामला है उसके फुल फॉर्म को लेकर भी लोग बातचीत करते हैं कि आखिर इस पार्टी के नाम का मकसद क्या है। तो जो एक साधारण तौर पर हम समझ पाते हैं वो ये कि मुसलमानों के हित में काम करने का इस पार्टी का उद्देश्य है, और इस पार्टी के नाम का अर्थ भी यही है। इसकी बातचीत में मैं बता दूं आपको कि जो नाम है वो ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों के पक्ष में बात करने वाली पार्टी। तो बेशक मुसलमानों के पक्ष में, हिंदू के पक्ष में कोई बात करता है तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंदू गलत करे तो उसकी खिलाफत भी हिंदू महासभा को या बाकी पार्टियों को करनी चाहिए, बाकी दलों को। लेकिन अगर मुसलमानों की कोई संस्था खिलाफत करे तो फिर मुसलमानों के लोगों को भी उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, तभी तो गंगा जमुना की सभ्यता या संस्कृति बनेगी। और नहीं तो नाम तो गंगा जमुना है और काम इसके उलट हो रहे हैं, और उसके पक्ष में भी लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे कि गंगा जमुना का काम बहुत सही था और बाकी काम गलत थे। आपकी राय, सारा मामला आपके सामने है। राघवेंद्र जी, इस पूरे मामले में और इस जैसे कई मामलों में हमने देखा है कि देश के जितने भी मतलब नाम है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता के आधार पे उनके बयान होते हैं, उनके सोच होते हैं, उनके स्टेटमेंट होते हैं, और उनका जो राजनीतिक पक्ष होता है वो भी मुस्लिम सांप्रदायिकता के आधार पर निर्धारित है। वो उन्हें मुस्लिम वोटों को एड्रेस करने के लिए, मुस्लिम लोगों को खुश करने, हिंदू कुछ गजरा कुछ कर दे तो वो आग उगलने लगते, चाहे कांग्रेस हो चाहे SPR, पूरे राजनीतिक दल। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जब बंबई में वो बम विस्फोट हुए थे तो शरद पवार ने जानबूझ के एक मुस्लिम इलाके में बम विस्फोट की खबर झूठी फैलाई थी, तब वो मुख्यमंत्री थे, और ये बात खुद उन्होंने स्वीकार की है। तो इस देश में हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अन्याय धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल करते हैं, किसी से छुपा है। अब इसका ये जो गंगा जमुना स्कूल है, इसमें अब बहुत ज्यादा परतें निकल रही है। जब गहराई से जांच हो रही है, जिला शिक्षा अधिकारी ने तो सतही जांच करके रिपोर्ट दे दी थी, कलेक्टर ने उसे क्लीन चिट दे दी। जबकि आप ये देखिए कि 4 तरह की इस्लामिक हो रही है उस स्कूल में। मुस्लिम शिक्षकों से उर्दू में ही अभिवादन किया जाता है, उर्दू और अरबी अनिवार्य है, कलमा सिखाया जाता है स्कूल में, जगह जगह कुरान की आयतें लिखी हुई है। तो उस स्कूल का एजेंडा इन 5-6 चीजों से स्पष्ट हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये कब से चल रहा है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी और जो प्रशासन है इसकी आंखें बंद थी, इनने कभी उसकी जांच नहीं की उस स्कूल में। इस स्कूल में ये सब चीजें भी है। लेकिन रमेश जी, इसके लिए तो फिर जिला प्रशासन और बीजेपी संगठन और जो हिंदुओं की बात करते हैं वो भी दोषी है। नहीं, देखिए मैं एक बात कि जिला प्रशासन जो प्रशासन होता है, आप भी जानते हैं राघवेंद्र जी, हमारे ये अपने भोपाल में अभी बच्चियों को छेड़छाड़ की घटना हुई थी, और वो स्कूल का जो मालिक था वो एक बड़ा आदमी था, और आज वो पूरा मामला ही खत्म हो गया, उसकी कोई जानकारी है। तो प्रशासन तो इस तरह की मिली भगत करके और ये स्कूलों की, कॉलेजों की जो गैर कानूनी गतिविधियां उनको किस तरह का है, ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। तो वो दरअसल भोपाल का जो स्कूल है वो उसका नाम है बिलाबाऊ, और ये एक विदेशी का फ्रेंचाइजी उनके पास है, ऑस्ट्रेलिया की स्कूल की फ्रेंचाइजी बताते हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि उसका मामला अब कहीं भी नहीं है, और सीधी सी बात है कि हम ऐसा मानते हैं अगर कहीं नहीं है तो उसमें कुछ अब चीज़ें बची नहीं होगी। दबाने की बात हम नहीं सोच सकते, लेकिन दबाई भी जाती है। आपने ठीक कहा। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ रघुवर गोहिया जी भी हैं। रघुवर जी,
अब मामला इस बात पर टिक गया है कि अगर गंगा जमुना स्कूल में नाम के खिलाफ काम हो रहा था, तो फिर जो बाकी जो सांप्रदायिक दल हैं, जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं, वो इस पर खामोशी क्यों ओढ़े हुए हैं? जब वो चुप्पी साधेंगे तो फिर ओबीसी से नेता इसमें इंटरवीन करेंगे, इसमें एंट्री लेंगे और फिर विवाद को आगे बढ़ाएंगे। आपकी राय? देखिए, आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है। ये केवल अकेला धर्मांतरण से जुड़ा मामला ही नहीं है और हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ मामला ही नहीं है। आपको भी याद है, पता है, दिलीप सिंह जू देव जो वर्तमान छत्तीसगढ़ और अविभाजित मध्य प्रदेश के बड़े नेता और राजघराने से जुड़े हुए रहे थे। 1985-86 में उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था। जो आदिवासी क्रिश्चियंस बन गए थे उनको वापस मूल धर्म में, हिंदू धर्म में उन्होंने लौटाने का काम किया था जी। और उसको आगे बढ़ाते हुए उनके पुत्र जो है प्रबल प्रताप सिंह, वो ये काम कर रहे हैं। तो ये धर्मांतरण से जुड़ा जो मामला है वो केवल हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है जी। अब हो क्या रहा है कि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है पूरा और शिक्षा संस्थान जो प्राइवेट है वो एक बहुत बड़े व्यापार के केंद्र बन चुके हैं। जैसे स्वास्थ्य का मामला अपन देखते हैं तो आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में कलेक्टर वहाँ दमोह के मयंक अग्रवाल हैं अभी भी जी। और एसपी राकेश सिंह और डीओ एस के मिश्रा, इन तीनों ने जो है क्लीन चिट दे दी। ठीक है, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी ने जांच की बात करी, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने भी एफआईआर दर्ज कराने को लेकर बातें की। लेकिन जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, उन्होंने बहुत स्पष्ट ये अपना मैसेज दिया है और कहा है मीडिया से कि ये तीनों जो अधिकारी हैं इनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है। तो सवाल ये उठता है कि प्रशासन की शह पर, प्रशासन की मिली भगत से ही इस तरह के काम हो रहे हैं और पूरी सरकार जो है वो मौन बैठी हुई। भाई, सरकार के पास तो बहुत सारी जांच की एजेंसीज हैं। आज जरूर 6 ठिकानों पर जो इसका मालिक है, स्कूल संचालक है इदरीस खान, उसके 6 ठिकानों पर विभिन्न विभागों ने रेड की है, जिसमें जीएसटी को लेकर कुछ काम हुआ है, कोई धर्म काटा है उसे सील किया गया है। तो ये तो फौरी तौर पे सारा मामला हो रहा है। लेकिन ये क्लीन चिट एक बार की नहीं है, ये तो हर साल वेरिफिकेशन होता है। स्कूल के बच्चों का एडमिशन का मामला हो, उन्हें फंड देने का मामला हो। रघुवर जी, हमारा फोकस इस बात पर है कि प्रशासन उसमें मिलीभगत कर रहा था, स्कूल शिक्षा एजुकेशन उसमें शामिल था इस पूरी साजिश में। अब चूंकि चीज़ें सब उभर कर सामने आ गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं, तो इस मामले में फिर पूरी ताकत के साथ आलोचना होनी चाहिए, कार्रवाई की मांग होनी चाहिए। इस पर खामोशी हो फिर इसलिए कि ओबीसी ने कहा कि वो मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। हमारा कहना यह है कि जब सांप्रदायिकता की बातें होती हैं तो फिर जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं वो उनकी खामोशी संदिग्ध हो जाती है और कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा उस पर सवाल खड़े होते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर सीधी बात हो, बजाय गोलमोल बात करने के या उसको घुमाने के। हम चाहते हैं कि अगर स्कूल गड़बड़ी कर रहा था तो बाकी दलों को इसकी आलोचना करनी चाहिए, अगर स्कूल ठीक है तो फिर उसके पक्ष में बोलना चाहिए। योगीराज जी, आपकी राय कि ये जो सारा मामला है ऐसा नहीं कि बहुत मतलब सुलझा हुआ है, उलझा हुआ भी है, लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो बताती हैं कि स्कूल का प्रबंधन बहुत ही तरीके से इस काम को कर रहा था। धर्मांतरण की बात हो रही थी इसमें, और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके मन में बचपन से ही वो दिमाग में बीज बो जा रहे थे, जिस धर्म के वो बच्चे थे उसके खिलाफ उनसे वहाँ काम कराया जा रहा था। आपकी राय कि इस मंशा को क्या कहा जाए? क्या ये गंगा जमनी मंशा है या कुछ और है? नहीं, देखिए, इनका एजेंडा सेट है और उस एजेंडे के तहत काम किया जाता है। जितने इनके बड़े स्कूल में बड़े स्कॉलर हैं, मुल्ला मौलवी हैं, वो भी इस बात में इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप गलत बात जो हो रही है उसको बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप इस शिक्षा के नाम पर किसी का धर्मांतरण क्यों करना चाहते हैं? किसी को कुरान की आयत क्यों पढ़वाना चाहते हैं? आप वंदे मातरम और जनगण मन हमारे देश के प्राइड हैं, आप क्यों वहाँ अल्लामा इकबाल की दुआ से वो जो पाठ पढ़ वो प्रेयर होती है वहाँ, तो ये कौन सा तरीका है? मतलब आप एक तरफ जब आपकी सुविधा होती है तब आप संविधान की दुआएं देने लगते हैं, हर चीज़ आप अपनी सुविधा के अनुसार तय करते हैं। जब आप कहीं फंस रहे होते हैं तो संविधान की बात करने लगते हैं। संविधान कहता है ना कि आप जनगण मन और वंदे मातरम गाना चाहिए आपको स्कूलों में। फिर यही होता है कि
जब एक स्टैंडिंग ऑर्डर ऐसे जाने पड़ते हैं जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया, मदरसों में आप राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान गाएं, उसका वीडियो मुझे भेजें आप, तब समझ में आती है कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो या तो इस स्थिति में आके इन स्कूलों से निपटा जाए। दूसरी बात है कि स्कूल के नाम पर आप अपना एजेंडा क्यों लागू करना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में यदि ऐसा हो रहा है तो ये शिवराज सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आप जरा जरा सी बात में बुलडोजर चला रहे हैं लोगों पे, इन पे क्यों नहीं चला रहे बुलडोजर आप। उस स्कूल की मान्यता रद्द हुई कि नहीं हुई कि निलंबित हुई, इस बात को लेकर भी संदेह कि आखिर हुआ क्या है उसमें। चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी कुछ कह रहा है, कलेक्टर कुछ कह रहा है, तो इन पर इतनी रियायत क्यों। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है। खुद विदिशा के पास कुरबई में एक स्कूल में मजारी निकली, सीएम राइज स्कूल में, जो सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, सीएम राइज स्कूल में मजारी निकली वहाँ की प्रिंसिपल इसमें लिप्त पाई गई, लेकिन एक्शन के नाम पे वो जो कठोर एक्शन करना चाहिए वो एक्शन होता नहीं है जी। और सबसे बड़ी बात है इसमें कांग्रेस और अन्य जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं उनकी चुप्पी सबसे बड़े सवाल खड़े करती है। एक, आप पॉलिटिकली मोटिव के तहत आप चुप हैं, आप क्योंकि आप बोलेंगे तो और बीजेपी को बोलने का मौका मिलेगा, इसलिए चुप है क्या। आपको सही बात तो कहना चाहिए पब्लिक के सामने, यदि गलत हो रहा है उसको गलत कहने में आपको क्या दिक्कत है, लेकिन आप राजनीति के चक्कर में चुप हैं आप। तो विपक्षी दलों के मौन भी सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल देवदत्त जी, दरअसल ये मामला बुंदेलखंड का और आपका बुंदेलखंड से गहरा नाता, आप खुद भी बुंदेलखंड से आते हैं। ये जो सारा मामला है कि ये सब चीज़ें, वहाँ गरीबी है लोग कहते हैं इसलिए इस तरह की बात हो सकती है, वहाँ अशिक्षा इसलिए भी इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन अगर ये सब बातें सामने आ रही हैं तो फिर तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को आना चाहिए और इस मामले में दखल देना चाहिए कि जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। न केवल कठोर कार्रवाई की मांग करें बल्कि इस पर सरकार पर दबाव भी बनाएं कि इस तरह के मुद्दों पर आप सख्ती से निपटे। लेकिन चुप्पी के मायने क्या है, आपकी राय? बिल्कुल, जिस तरह से मामला आया है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि बच्चे तो मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं, कच्ची मिट्टी, उनमें कैसी बातें डाली जाएं और शिक्षा के पवित्र मंदिर में ये संस्कार दिए जाए, जबरदस्ती या किसी भी पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें वाकई में बहुत गंभीर मामला है। बुंदेलखंड में गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, तो उसका ये फायदा धर्मांतरण कराने वाले लोग लेते हैं। प्रायः ये ईसाई मिशनरीज या जो भी लोग होते हैं उनको सुविधाएं देते हैं इलाज के नाम पे, शिक्षा के नाम पर। लेकिन इस पे सरकार और जो समाज के जागरूक लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, मुझे पता चला कि उनकी 7000 एकड़ ज़मीन भी है। उनका एक कपड़ों की दुकान राजधानी भोपाल में भी है, गंगा जमुना स्कूल चलाने वालों। तो आखिर ये फंड इतना कहाँ से आ रहा है, कैसे एक दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है, इन सब की जांच होना चाहिए समय रहते। लेकिन इस पर कोई ध्यान जाता नहीं, क्योंकि नीचे स्तर पर सब मिली भगत होती है। जांच के नाम पर भी जो अधिकारी कर्मचारी करते हैं और अपने आप को जागरूक कहने वाले जनप्रतिनिधि भी इस मामले में मौन रहते हैं। क्या उनको चुनावी चंदा मिल जाता है, चुनाव में सपोर्ट मिल जाता है, ये सब चीज़ें जब तक प्रिय हित लाभ से ऊपर उठकर समाज और देश हित में नहीं सोचा जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, इस तरह के क्रियाकलाप समाज में घटते रहेंगे। क्योंकि उसके लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जज्बा चाहिए। कुल मिलाकर आपने जो बात बताई कि उनके बहुत सारे व्यापार हैं, उनके पास हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ ज़मीन भी है, तो ये पैसा कहाँ से आता है, ये अब मुझे लगता है कि मामला खुला है तो जांच तो होगी और जांच होने पर चीज़ें प्याज की तरह छिलके उतरेंगे। लेकिन रमेश सिंह जी, ये जो सारा मामला है कि लोग कहते हैं, जैसे हमने जिक्र किया कि लोग लिखे पढ़े नहीं है इसलिए फंस जाते हैं, गरीब है इसलिए फंस जाते हैं, लेकिन लिखे पढ़े माने अनपढ़ लोग और गरीब लोग तो बाकी दूसरी जगह भी है, वो क्यों धर्म उनका नहीं बदलवाया जाता? इस पूरे मामले में जो हमारा कहने का मतलब है कि आप किसी के धर्म को मत बदलिए, क्योंकि अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर समाज में तनाव पैदा होगा। अगर समाज में तनाव से बचना चाहते हैं तो ना कोई हिंदू किसी मुसलमान को हिंदू बनाए और ना कोई मुसलमान या ईसाई किसी हिंदू को ईसाई और मुसलमान बनाए। ये सबसे अच्छा रास्ता है ठीक से रहने का और सामाजिक सद्भाव से रहने का, धर्म निरपेक्षता रहने का। आपकी राय कि इस पूरे मामले में जो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी गतिविधियों को आप कैसे देखते हैं? क्या वो भी धर्म निरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता की बातें कर रही हैं? क्योंकि उनकी खामोशी कहीं ना कहीं जो सेकुलरिज्म है उसको चोट पहुंचाती है।
बहुत संक्षेप में। राघवन जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता नाम की तो कोई चीज है नहीं है। इस देश में सांप्रदायिक राजनीति चलती है। या तो बीजेपी को आप हिंदू सांप्रदायिक कह लीजिए, तो जितने धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जितने राजनीतिक दल है, उनका चाल चरित्र और उनके सिद्धांत, उनके बयान, उनकी गतिविधियां इस्लामी क्रिश्चियन सांप्रदायिकता को पोषित करती है। तो इस चीज को कहने में पता नहीं हमारे देश के बुद्धिजीवी पर को क्यों सलाहती है। हकीकत ये है। दूसरी बात, आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि इस तरह की गतिविधियों को, समाज को की समरसता को बनाए रखने के लिए हमें रोकने के लिए ये तय करना होगा कि ना हम आपके उंगली करें ना आप हमारी उंगली करें। तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक अब ये जो देश में हिंदुत्व की लहर चल रही है, ये उसी तरफ जा रही है। एक बैलेंस की स्थिति बन रही है सांप्रदायिक लेवल पे कि 2002 में जो हुआ था, इसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आया बढ़ाया है और पूरे देश में हिंदुत्व की जागरूकता आई है, तो अब ये मतलब जो अल्पसंख्यक पक्ष है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो पक्ष है, उनको इस बात के लिए मजबूर करेगी, आज नहीं कल धीरे धीरे बढ़ेगी कि भैया अगर आपको सहिष्णुता के साथ रहना है, सलामत रहना है, तो आपको हमारे अधिकारों को और हमारी आस्थाओं का सम्मान करना पड़ेगा, वरना इसके जो दूरगामी परिणाम है वो घातक होंगे। और वो कितने घातक होंगे ये आपको अब ज्यादा मतलब व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। रमेश सिंह जी, हम इस बात के पक्ष में नहीं है कि हिंदुत्व की लहर चले, ईसाइयत की चले या इस्लाम की चले। हम चाहते हैं कि देश में राष्ट्रवाद की लहर चले और सारे हिंदू मुसलमान मिलकर जब काम करते हैं तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। अगर एक वर्ग काम करता है तो उसकी गति विकास की घट जाती है। तो राष्ट्रवाद की लहर चले, देशभक्ति की लहर चले, उसमें फिर अपने आप बाकी संप्रदायों की लहर, चूंकि सब मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। रघुवर जी, आपकी इसमें क्या राय कि इस पूरे मामले में अगर ये सांप्रदायिकता का मसला है जो अभी तक तो साफ नजर आता है, तो फिर जो धर्मनिरपेक्ष दल है उनकी खामोशी को आप क्या मानते हैं? देखिए, खामोशी का सीधा संबंध अभी जो आसन विधानसभा के चुनाव है, मैं उनसे जोड़ के देखता हूँ। तो उनको चुनाव के चलते विपक्षी दल हैं, रघुवर जी, चुनाव के चलते क्या सच्ची और धर्मनिरपेक्षता की बातें नहीं की जाएंगी? बिल्कुल नहीं की जाएंगी। वो बातें तभी की जाएंगी जब ऐसा लगेगा राजनीतिक दलों को जी कि इससे हमें हमारा लाभ हो रहा है। अब माननीय असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री मध्य प्रदेश में दमोह प्रकरण के बहाने से जो हुई है जी, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि मुस्लिम तो अल्पसंख्यक है, वो यूनाइटेड होगा, हिंदू वर्ग जो है वो उद्दलित होगा, और अल्टीमेटली हिंदू जो है वो आपको मालूम है कि पूरा समाज जो है हम कांग्रेस को ऐसा दल मानते हैं कि जो सहिष्णुता की बात करता है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो इन सब मसलों में वो क्यों खामोश हो जाता है? क्योंकि यूपी में कहा था प्रियंका गांधी ने कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन लड़कियों के खिलाफ जब कोई माने बहुत ही घृणित काम हुए तब तक वो खामोश रही है। चाहे साक्षी की बात करें, श्रद्धा की बात करें या दमोह की बात करें, तो कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय दल है, ओबीसी वगैरह तो ये छोटे छोटे दल हैं, इनकी हम बात इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जैसा दल अगर चुप होता है तो उससे क्या कहेंगे आप? कह रहा हूं कि कांग्रेस तो वेट एंड सी का रास्ता अपना रही है। उचित समय पे वो शायद अपना स्टेटमेंट देगी। अभी तो वो मजे लेने की स्थिति में है। उसे मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पब्लिकली भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में देखे जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, जो चूंकि समय कम है, बी टीम का सवाल नहीं, सवाल है कि अगर अतीक अहमद जैसे माफिया की गुंडे हत्या करते हैं, बेशक वो गलत काम है, लेकिन तब संविधान की हत्या हो जाती है, सब बोलते हैं। लेकिन इसी तरह के मामले में जब कुछ होता है तो वेट एंड सी की बात होती है, और फिर लोग कहते हैं कि कांग्रेस अच्छी पार्टी या बुरी पार्टी, भाजपा ही कहते हैं, और भाजपा कहते हैं कि अच्छी पार्टी। बहुत 2-3 वाक्यों में आपकी अंतिम टिप्पणी योगीराज जी। देखिए राघवेंद्र जी, इस मामले में सबसे देखो, आप कांग्रेस के सबसे मुखर नेता दिग्विजय सिंह, वो इन बातों में तो बहुत जल्दी स्टेटमेंट देते हैं। यही मामला किसी हिंदू स्कूल में होता तो सबसे पहली प्रतिक्रिया श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की आती, लेकिन खामोशी उनकी, और ये खामोशी पॉलिटिकल खामोशी है। वो चाहते हैं कि इस मामले में कोई बोले। उनको तो इससे भी एतराज हो गया होगा कि ओबीसी ने एक लाइन क्यों बोल दी। ये खामोशी दरअसल समाज के बीच में दरारें पैदा करती है, गहराई पैदा करती है, और एक तरह का असंतुलन पैदा करती है। कहीं ना कहीं सच्ची बात बोलने के लिए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित सबको बोलना पड़ेगा,
तब जाकर लोग कहेंगे कि वाकई लोग बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की, नहीं तो फिर अपने अपनी धर्मनिरपेक्षता है, जिससे लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता और वो भाजपा की धर्मनिरपेक्षता है। तो कुल मिलाकर देश तो मुश्किल में पड़ता है। चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी आपका भी साधुवाद, गोहिया जी आपका भी, और देवदत्त जी आपका भी, और योगराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर दमोह के दंगल में ओबीसी की एंट्री हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये मामला कितना रंग बदलता है, कितना रंग पकड़ता है। उम्मीद करते हैं कि इसका समापन अच्छा होगा और विधि सम्मत होगा। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।